आपने शुरुआत में देखा कि काफ़ी दिनों से चाइना बायकॉट का मुद्दा आता है और फिर कहीं गायब हो जाता है, लेकिन इस बार तो पीछे से हमला हुआ है और हमारे सैनिक शहीद हुए हैं। इस बार ये कोई मुद्दा नहीं है, इस बार हमारे देश के स्वाभिमान को चोट पहुंची है। और इस बार तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि आपको देश का सम्मान चाहिए या चीन का सामान। इसे आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार साथियों, हमारा नाम है शिवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं सीडीएम इंडिया का खास कार्यक्रम सुकून मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि चीन किस तरीके से गंदी राजनीति के साथ ये सारे खेल खेल रहा है। और इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा ट्रेड सिस्टम को, कि कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री में ट्रेड क्यों करती है। इंटरनेशनल ट्रेड का जो सिस्टम है वो बहुत ही पुराना है, उतना पुराना जितना कि मानव का इतिहास। शुरुआत में हम कमोडिटीज़ में ट्रेड करते थे, यानी कि वस्तु विनिमय करते थे, किसी वस्तु को देकर दूसरे वस्तु को खरीदते थे। फिर जैसे जैसे चीज़ें बदलती गईं, ट्रेड का तरीका भी बदलता गया। इंटरनेशनल ट्रेड करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पहले इसको जानते हैं कि कोई भी देश ट्रेड क्यों करता है या ट्रेड होता क्यों है। किसी भी ट्रेड के पीछे मेनली 3 मेजर रीज़न होते हैं, जिसमें से सबसे पहला रीज़न है क्लाइमेट। क्लाइमेट यानी कि जलवायु, जो हर जगह हर कंट्री की अलग अलग होती है, जिसकी वजह से हर जगह हर तरीके की वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं तो जैसे शराब, वाइन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, जैसे कि अंगूर, इसकी सबसे अधिक पैदावार इटली में होती है और इसीलिए विश्व की शराब मार्केट का 50% हिस्सा इटली के पास है। वहाँ की जो जलवायु है वो अंगूर की खेती के लिए सबसे अच्छी जलवायु है। शराब उत्पादन के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो हर जगह उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता। भारत जैसे देशों में हर तरीके की जलवायु है लगभग, तो यहाँ हर चीज़ का उत्पादन संभव है। पर विश्व में कई ऐसे देश हैं जहाँ जलवायु में बहुत वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। अगर कहीं ठंडी है तो परमानेंट ठंडी ही रहती है और अगर कहीं गर्मी है तो परमानेंट गर्मी ही रहती है। लेकिन ऐसे में शराब की जो डिमांड है वो पूरे वर्ल्ड वाइड होती है। तो इसके लिए जो रॉ मटेरियल है या जो तैयार उत्पाद हैं उन्हें दूसरे देशों में आयात करने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए भी एक इंटरनेशनल ट्रेड होता है जो कि क्लाइमेट की वजह से होता है। दूसरा जो रीज़न है ट्रेड के पीछे वो है सर्विस की ट्रेड। अगर किसी देश में लेबर कॉस्ट महंगी है, मतलब कि अगर किसी देश में लेबर महंगे हैं और वहीं कहीं दूसरे देश में लेबर कॉस्ट कम है, तो भी ये ट्रेड का कारण बनता है। इससे प्रोडक्ट की जो लागत होती है वो कम हो जाती है और उत्पादन भी अधिक हो पाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे यहाँ की IT कंपनियाँ। अमेरिका की बहुत सारी कंपनियाँ हमारे यहाँ की कंपनियों से काम करवाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यहाँ सस्ते स्किल्ड लेबर मिल जाती है। वहीं अगर वो ये काम अपने यहाँ ही करवाएं तो उन्हें बहुत ही महंगा पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर लेबर जो कॉस्ट आती है वो बहुत ही ज़्यादा आती है। तीसरा जो कारण होता है ट्रेड के पीछे वो ये है कि कोई सामान किसी कंट्री में अवेलेबल तो है पर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसकी क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं है, मगर दूसरी किसी कंट्री में वही सामान अच्छी क्वालिटी में भी उपलब्ध है और अच्छी क्वांटिटी में भी उपलब्ध है। तो इस वजह से भी 2 देश आपस में ट्रेड करते हैं। इसका सटीक उदाहरण है जापान। आप जानते होंगे जापान एक ऐसा देश है जो ज्वालामुखी चट्टानों पर बना है, तो वहाँ आपको लौह अयस्क या लोहे की खदानें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगी। जापान भारत जैसे देशों से बहुत ही सस्ती दरों पर लौह अयस्क इंपोर्ट करता है और उसे रिफाइन करके बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, मेगा स्टील प्रोजेक्ट में हमें और दुनिया को बहुत ही महंगी दरों पर बेचता है। तो ये भी एक तरह का ट्रेड है। अब इसमें भी भारत जैसे देशों का बहुत सा नुकसान होता है, पर चलिए इस पे हम कभी फिर चर्चा कर लेंगे। तो भैया अब आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि कोई ट्रेड क्यों होता है, ट्रेड के क्या फ़ायदे हैं या किसी भी देश को ट्रेड करने की क्या ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ट्रेड करना तो गलत नहीं है या ट्रेड करना तो कोई गलत बात नहीं है। दुनिया में अगर ट्रेड होगा तो सबका फ़ायदा होगा, देश की GDP बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ता है, नौकरियां बढ़ती हैं, फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ती है, पैसा आता है, खुशियां आती हैं और भी बहुत कुछ होता है। तो समस्या क्या है? समस्या वहाँ आती है जब कोई देश सिर्फ और सिर्फ
अपने ही फायदे के लिए ट्रेड करने लगता है। और ये जो चीन है वो इसी टाइप का देश है। दुनिया जाए भाड़ में, हम तो कमाएंगे। और मेन बात तो ये है कि ये केवल भारत के साथ ही ऐसा नहीं करता, जिस जिस देश में ये ट्रेड करता है वहीं ये घालमेल करना शुरू कर देता है। इसी ट्रेड को बेहतर ढंग से चलाने के लिए व इसकी देखरेख करने के लिए 1995 में एक संस्थान बनाई गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। WTO नाम इसका बाद में पड़ा, इससे पहले इसका नाम GATT था, जिसे बाद में बदलकर विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया। भारत इसका शुरुआत से ही मेंबर था, जिसमें 11 दिसंबर 2001 को चाइना भी शामिल हुआ। इसको लेकर अब तक कुल इसमें 164 देश शामिल हैं। चीन को WTO में शामिल होने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। इसने अपने साझेदारों खासकर अमेरिका और यूरोपीय संघ को काफ़ी आश्वासन दिया था कि वो अपने यहाँ बाज़ारों को पूरे विश्व के लिए खोलने का भरसक प्रयास करेगा। लेकिन ये तो चाइना है, और जैसे चाइना का माल होता है वैसे ही चाइना के आश्वासन भी होते हैं। चले तो चांद तक, वरना ये शाम तक। चांद तक तो जाते मैंने कभी नहीं देखा, शाम तक के काफ़ी उदाहरण आप लोग ने देखे होंगे। तो चाइना ने नाम के लिए मार्केट तो खोल रखी है, मगर करना सब उसे अपने हिसाब से है। WTO की स्थापना जिस उद्देश्य से की गई थी उसमें कई उद्देश्य शामिल थे, जैसे कि कोई भी देश अपने व्यापारी भागीदार देशों के बीच भेदभाव नहीं करेगा, वैश्विक व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा, किसी दूसरे देश से आई वस्तुओं या सेवाओं पर अधिक सीमा शुल्क नहीं लगाए जाएंगे, अपने देश के बाजारों को खोल कर रखा जाएगा, एंटी डंपिंग शुल्क नहीं लगाए जाएंगे, आयात जैसी चीज़ों को देश में प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, पर्यावरण से जुड़े मामलों पर भी ध्यान दिया जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें थी इसमें। मगर चाइना लगभग सभी चीज़ों में कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल मटोल करता आया है। WTO के जो उद्देश्य थे, जिस वजह से उसकी स्थापना की गई थी कि बड़े बड़े देश व्यापार में अधिक फ़ायदा ना कमाते रहें, वे देश भी व्यापार में फ़ायदा कमा सकें या पा सकें जिनके पास बहुत अधिक मात्रा में नेचुरल रिसोर्स नहीं है, या बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पैसा नहीं है, या बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में स्किल नहीं है। ऐसे देशों को ज़्यादातर इम्पोर्ट ही करना पड़ेगा। ऐसे देश आयात किए गए सामानों पर टैक्स या टैरिफ लगाकर अपने देश को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, और उन्हीं पैसों से अपने देश में और भी कई इकाइयां या मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां लगा सकते हैं और देश के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। WTO में इसीलिए 3 कैटेगरी बांट दी गई, विकसित देश, अविकसित देश और विकासशील देश, जिसमें भारत और चाइना शामिल है। वो विकासशील देश की श्रेणी है, जिसमें अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग रिस्ट्रिक्शन होती है कि कौन किस टाइप के देश के साथ कितने % तक का टैक्स या टैरिफ लगा सकता है। इसी सब वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ को WTO से फ़ायदा मिलता है। भारत को भी WTO से बहुत सारा फ़ायदा पहुंचा, मगर चीन ने पिछले 20 सालों में अपने ट्रेड और टैरिफ की नीतियों के कारण WTO से कुछ एक्स्ट्रा ही फ़ायदा कमा लिया। जहां तय हुआ था कि हम सब विश्व में साथ साथ चलेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, मगर हम अगर एक कदम चलते हैं तो चाइना चलता है 30 कदम। दुनिया अगर एक कदम चलेगी तो चाइना उससे आगे 30 कदम चलता है। यहाँ चीन का मतलब उसकी डिक्टेटरशिप वाली सरकार की नीतियों से है, उसकी डिक्टेटरशिप वाली सरकार से है, चीन की जनता से नहीं। जनता तो वहाँ बंधुआ मजदूर है। अब यहाँ देखने वाली बात है तो है इनकी चालाकी। भाई साहब, आप किसी भी देश में चले जाइए, चाहे वह कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, लोग कम हो या ज़्यादा हो, कम से कम 70% मेड इन चाइना सामान आपको उस देश में ज़रूर मिल जाएगा। और वहीं जब इनके देश में सामान इंपोर्ट करने की बात आती है तो सभी देशों के सामान मिलाकर भी यह आंकड़ा 1/3 तक नहीं पहुंचता। अगर भारत में इनके ट्रेड के आंकड़ों को देखा जाए, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के हवाले से है, तो हम चीन को 1.17 लाख करोड़ रुपए का सामान बेचते हैं और लगभग 4.92 लाख करोड़ रुपए का सामान चीन से हम खरीदते हैं, लगभग 4 गुना ज़्यादा। अगर स्मार्टफोन की मार्केट की बात करें तो भारत में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की मार्केट है स्मार्टफोन की, जिसमें से 72% प्रोडक्ट चाइना के माल से भरे पड़े हैं। चाइनीज़ ब्रांड अपने दाम को इतना नीचे गिरा कर रखते हैं कि किसी दूसरे कंपनी को इनसे टक्कर लेने में नाको चने चबाने पड़ते हैं। यही हाल इनका सोलर पावर के क्षेत्र में भी है। इस क्षेत्र में लगभग 37,916 मेगावाट का पावर प्रोडक्शन है। अगर सोलर पैनल के मामले में देखें
तो इसमें 90% चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं। इस फील्ड में जो भी कुछ सोलर पैनल स्वदेशी या भारतीय उत्पाद हैं वो भी या तो अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं या बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। फार्मेसी में भी इन्होंने अच्छी खासी मार्केट बना रखी है। इसमें भी लगभग 1.5 लाख करोड़ की मार्केट है, मगर 60% कंपनियां चाइनीज़ हैं। या तो वो हमें रॉ मटेरियल बेच रही हैं या हमें वो खुद ही प्रोडक्ट बनाकर दे रही हैं। इंटरनेट और ऐप्स के मामले में देखें तो भारत में लगभग 45 करोड़ स्मार्टफोन यूज़र हैं, जिसमें करीब 66% लोग कहीं ना कहीं चाइनीज़ ऐप यूज़ कर रहे होते हैं या चला रहे होते हैं। टेलीविज़न और टेलीविज़न इक्विपमेंट में भी मामला 50-50 का है, और जो 50% कंपनियां बाकी सारे देशों की हैं उनमें भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। उनमें भी चाइनीज़ प्रोडक्ट के मुकाबले अगर देखें तो इनके जो दाम हैं वो 20 से 40% तक महंगे हैं। चाइनीज़ प्रोडक्ट के इन सभी आंकड़ों में एक नीति तो आसानी से आपको दिख रही होगी, सस्ता सस्ता सस्ता, और जब सस्ता मिलेगा तो लोग खरीदेंगे ही। अब सोचने वाली बात यह है कि ये इतना सस्ता बनाते कैसे हैं? तो इसके पीछे कई कारण हैं। पहला जो कारण है वो ये है कि ये एक नंबर के निहायती चोर होते हैं। किसी भी देश की टेक्नोलॉजी, डाटा, डिज़ाइन ये सब चुराने में इन्हें महारत हासिल है, जिसकी वजह से इन्हें खुद की रिसर्च नहीं करनी पड़ती। इनका समय और पैसा दोनों ही बच जाता है। किसी एक प्रोडक्ट की रिसर्च में किसी देश को या किसी व्यक्ति को लगभग 10 साल लग जाते हैं और उसमें अत्यधिक पैसा भी लग जाता है। तो ये चीज़ें चोरी करके ले आते हैं और उसी से अपना काम चला लेते हैं। इन्होंने कॉपी करने में और क्लोनिंग करने में PhD हासिल कर रखी है। इनकी जो सरकार है वो भी इन्हें खूब डिफेंड और प्रमोट भी किया करती है ये सब करने के लिए। साथ ही साथ इनके यहाँ की जो सरकार है वो किसी लोकतांत्रिक देश की सरकार तो है नहीं कि विपक्ष भी होगा और आवाज़ भी उठेगी। एक ही पार्टी की सरकार है, और जब कंपनियां वहां जाती हैं बिजनेस करने के लिए, जिसका मेन कारण केवल और केवल सस्ता लेबर है, तो उन पर अनऑफिशियल तौर पर भी दबाव बनाया जाता है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर दें, और मजबूरन उन्हें करना भी पड़ जाता है। इस वजह से भी अनऑफिशियल तौर पर ये टेक्नोलॉजी चुराते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर सॉफ्टवेयर में देखें तो इन्होंने लगभग सारे सॉफ्टवेयर की क्लोनिंग कर रखी है और धड़ल्ले से अपने देश में सॉफ्टवेयर को चलाते भी हैं। इनका खुद का गूगल भी है जिसका नाम है बाइडू, इनके फेसबुक का नाम है बाइबो, इनके अमेज़ॉन का नाम है अलीबाबा, और इनका व्हाट्सएप है वीचैट। अगर हार्डवेयर में देखें तो अभी हाल ही में इन्होंने रॉल्स रॉयस तक की कॉपी बना डाली थी, जिसके लिए बाद में इनके ऊपर केस भी हुआ और इन्हें हर्जाना भी भुगतना पड़ा। ये पनडुब्बी भी बनाते हैं और जो कहीं भी बीच में डूब जाती है। ये रॉकेट भी छोड़ते हैं, वो भी बीच से वापस ही आ जाता है। इनकी गाड़ियों के इंजन कभी भी फेल हो जाते हैं। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी चुरा तो लेते हैं लेकिन उसे अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते। चोरी के अलावा ये और भी बहुत कुछ सारे हथकंडे अपनाया करते हैं ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स दबाव बनाने के लिए, जैसे दूसरे देशों में सामानों को डंप करना। इनकी एक डंपिंग स्ट्रेटजी है। मान लीजिए कि अगर किसी देश में 100 खिलौनों की डिमांड है तो ये वहाँ के बाज़ार में 1000 खिलौने भर देंगे। बाज़ार में इनके खिलौने अधिक हो जाएंगे, साथ ही साथ इनके खिलौने सस्ते भी रहेंगे, जिससे अगर किसी को 1 खिलौने लेना होगा तो वो 2, 3, 4 खिलौने लेकर जाएंगे। ये एक काम और करते हैं, लोगों के सेंटिमेंटल को पकड़कर काफ़ी अच्छे से देखकर उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं कि वो देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत, सुलभ और अच्छा लगे। और ऐसा अगर होता है तो उस देश की जो लोकल कंपनियां होती हैं वो धीरे धीरे सिमट जाती हैं, वो धीरे धीरे बंद हो जाती हैं या धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। फिर अकेले ये उस देश के या उस क्षेत्र में इनकी अकेले की मोनोपोली हो जाती है। ये आराम से उस देश में मठाधीश बनकर बैठते हैं। तीसरी चीज़ जो ये करते हैं उसे हम करेंसी मैनिपुलेशन कह सकते हैं। इस काम की वजह से अमेरिका और चाइना में ट्रेड वार भी छिड़ा हुआ है। इसी संदर्भ में 2018 में अमेरिका ने WTO छोड़ने तक की धमकी दे दी थी। इनकी एक और भी स्ट्रेटजी है दूसरे देशों की इंटरनल पॉलिटिक्स में घुसना। इनडायरेक्टली ये दूसरे देशों में किसी भी तरीके से अपने स्पाई बैठाकर देश के अंदरूनी मामलों में या देश के अंदरूनी मामलों से छेड़छाड़ किया करते हैं, उसे अपने तरफ मोल्ड किया करते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान।
किस तरह से वहाँ की राजनीति को चाइना द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ये बात सभी जानते हैं। इनकी एक और नीति है डेब्ट ट्रैप। छोटे छोटे देशों को, छोटे छोटे गरीब देशों को लोन देकर उन्हें फंसाना, और जब वो देश इनके लोन में फंस जाएं और इनका पैसा वापस ना कर पाएँ तो उनकी किसी लैंड या अच्छे से स्ट्रैटेजिक पॉइंट को अपने कब्जे में कर लेना। ऐसा इन्होंने बहुत सारे देशों के साथ किया है। एशिया हो, अफ्रीका हो, इन सब जगह चीन की जो ये लोन बांटने वाली नीति है वो इसीलिए है ही। एग्जाम्पल के लिए पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट देख लीजिए, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट देख लीजिए, मालदीव के निर्जन द्वीप देख लीजिए, बांग्लादेश का चिटगांव पोर्ट भी उसी राह में आगे बढ़ रहा है। अफ्रीका में अगर देखें तो सूडान है। यहाँ तक कि इन्होंने दक्षिण चीन सागर में कई आर्टिफिशियल द्वीप तक बना डाले हैं। हिंद महासागर को घेरने के लिए इनका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी इसी में शामिल है। इसी सब मुद्दे पर इनका झगड़ा अपने पड़ोसी देशों के साथ अक्सर होता रहता है, चाहे वो जापान हो, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो दक्षिण कोरिया हो। यहाँ तक कि इस वक्त ये लड़ाई करते करते ऑस्ट्रेलिया तक जा पहुँचे हैं। अब सोचिए, कहाँ चाइना, कहाँ ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इन्हें वहाँ भी लड़ाई करना है। हमें समझने की ज़रूरत है कि ये कोई एक मोर्चे पर काम नहीं कर रहे हैं कि केवल बाइकॉट से ही हमारा काम चल जाएगा। इन्होंने कई मोर्चों पर तैयारी कर रखी है। ये अपने हितों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इनसे लड़ाई आसान नहीं है। इन्होंने विश्व के किसी भी देश को नहीं छोड़ा है। इनसे लड़ने के लिए हम सबको भारत के लेवल पर एक होना होगा और फिर पूरे विश्व को भी एक करना होगा। अच्छी खबर ये भी है कि इस समय इनसे पूरा विश्व परेशान है। हर जगह लोग इनसे त्रस्त हैं और हमें इन्हें साथ मिलाकर इनसे लड़ना होगा। हमें भी नेक्स्ट लेवल पर जाकर इनसे लड़ना होगा, पूरी स्ट्रैटेजी और तैयारी के साथ। इसकी शुरुआत इनके प्रोडक्ट को बाइकआउट करके हम जरूर कर रहे हैं, पर इनके खिलाफ हमें व सरकार दोनों को मिलकर लड़ना होगा। इनके लिए एक बेहतर रोड मैप चाहिए होगा, एक क्लियर सोच चाहिए होगी। हम लोगों के अंदर क्या है, कोई मुद्दा आया, फिर हम थोड़ा सा गुस्सा हुए, थोड़ी सी नाराज़गी दिखाई, फिर कोई दूसरी बात सामने आई, कोई दूसरा मुद्दा आ गया, चल दिए उसी में भेड़ चाल की तरीके। मगर इस बार ऐसा नहीं करना है। जैसा हम पिछली बार से करते आ रहे हैं, जैसा हम डोकलाम मुद्दे पर किए, हर बार सेंटिमेंटल होता है कि चाइना बाइकआउट करना है और फिर हम 2 दिन में भूल जाते हैं। इस बार हमें अलग करना है। 10 दिन हमें चाइना बाइकआउट नहीं चिल्लाना है और फिर उसके बाद चाइना बाइकआउट भूल जाना है। ये एक लंबी लड़ाई है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आप अगर इसे समझिए तो आप इसे कोल्ड वॉर 2.0 भी कह सकते हैं। इसे हमें लड़ना है और हमको मिलकर लड़ना है। बहुत ही बुद्धिमानी से धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है। हाँ, मैं मानता हूँ कि इसमें ज़रूर 3 से 4 साल का वक्त लगेगा। बहुत सारी चीज़ों को सुधार करना पड़ेगा, बहुत सारी सरकार के लेवल पर भी सुधार की ज़रूरत है, पर हमें इस पर काम करते रहना है। हमें दूसरे देशों से निर्भरता कम करनी है, कम करते रहना है। हमें सरकारों से मांग करते रहना है कि हमारे देश में उद्योगों को बढ़ावा मिलता रहे, देश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और आसान और बेहतर होता रहे। इन सब चीज़ों पर हमारा क्या प्लान होना चाहिए, इसके लिए हमारी क्या रणनीति हो, इसके लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, मैं आपसे इस पर अगले वीडियो में चर्चा जरूर करूंगा। आप सब लेकिन इसी तरीके से भारत के सम्मान व स्वाभिमान के लिए तत्पर रहें, यही उम्मीद करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हर एक भारतीय तक शेयर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, तनाव से दूर रहिएगा, अच्छा सोचिएगा, अच्छा करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।